बायो में चलो मान लिया तुम 360 में से 350 लेके आ गए, तुम केमिस्ट्री में 150 लेके आ गए, फिर भी तुम्हारा स्कोर 500 के आसपास है। अब हर साल 20 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन मारते हैं, उसमें से कुछ 50,000 सीट के लिए बच्चों का फाइट होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 550, 500, 600, इवन 600 मार्क्स पे भी अब नहीं मिल रहा है सीट। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा है इस जस्ट लाइक कि बच्चा नाव में बैठा है और सामने आइसबर्ग आ रहा है फिजिक्स का। जब तक उस आइसबर्ग को पार नहीं करेगा, किनारे पर नैया नहीं जानेगा। मुझे भी पता है कि मैं फालतू की चीजें डालूंगा, लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज भी आएगा, उससे मेरी अर्निंग भी बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भी ना अंदर से दिल मानता नहीं है। अलग सर से आपका कभी कांटेक्ट हुआ है? एक बार सामने से ही सर को मैसेज किया था कि हाय सर, ह्यूज फैन, बहुत अच्छा लगता है आपको देखना, एंड आई थिंक आप भी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उत्तर प्रदेश बिहार के जो क्रिएटर्स हैं बातें कर रहे हैं, तो मैंने लिखा और बड़ी खुशी मिली सर का तुरंत मैसेज आया था। तो कुछ जायंट कंपनीज में आपने काम किया है, आई थिंक 2 जायंट कंपनीज में आपने काम किया हुआ है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मतलब व्हाई अगेन यू डिसाइडेड टू कम आउट? ये 3-4 महीने काफी अच्छी चीजें चली, बट 5वें-6ठे महीने से ना उनके जो बंदे होते हैं उनका रिस्पॉन्ड आना बंद हो जाता है। फिर वो मेल डालते हैं कि आपको इतना सारा स्टूडेंट लाके देना है, इतनी रेवेन्यू जनरेट करनी है। मैंने कहा भैया मैं ना पढ़ा सकता हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो मैं दिल्ली गया था लास्ट टाइम, तो मैं ना अमन भाई से मिला था वहां पे, और उनको सामने मिलके ना एग्जैक्टली वही फील आया जो हम वीडियो में कई बार मैं जब उनके सेशंस देखता हूँ तो लगता है कि वो ना एक अलग ही ऑरा कैरी करते हैं। मतलब वो पर्सन से आप सामने मिलोगे ना तो वो ऑरा एकदम महसूस होता है। इसके प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, मुझे ये देखना है, मुझे ये पढ़ना है, उस पर टाइम स्पेंड करिए, ना कि ये कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है वहां जाकर के लिखें, इनको लिखें, उनके लिखें, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी थोड़े समय के बाद खत्म हो जानी है, सब खत्म हो जाएगा। समय की सबसे अच्छी बात होती है वो बीत जाता है, बट नुकसान आपका होगा अगर आप इनमें टाइम स्पेंड करोगे तो। हे गाइस, वेलकम बैक, दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यूहैप और लेट्स टॉक की इस वीडियो में आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही करीबी दोस्त है मेरे, ठीक है, और वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन वो 11th-12th फिजिक्स और नीट की फिजिक्स पढ़ाते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर अभी बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, ठीक है, और उनका जो पढ़ाने का अंदाज है ना भाई, मतलब ही इज अ हार्डकोर टीचर, वो आपको देख के लग जाएगा, और बहुत ही प्यारे तरीके से फिजिक्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, और उनको प्यार से बच्चे बाबा एसएसपी भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सचिन सर की, ठीक है, फ्रॉम एसएसपी फिजिक्स। और इनका जो अगेन जैसे मैंने बताया जो अंदाज रहेगा, बहुत ही प्यारे तरीके से कॉन्वर्सेशन चलेगा, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा हम नीट और फिजिक्स से थोड़ा सा दूर चले जाएं, हम अपनी दोस्ती और अपने पास के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। पास मतलब वो बात नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। स्वागत है सचिन सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि इन्होंने कहा सर ने कि भाई की तरह करते हैं, एंड ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछले मुझे लगता है सर 3-4 साल से हम लोग कनेक्टेड है, मिले नहीं है एक भी बार, लेकिन जब भी बात हुई है ना, अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक होता है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते थे कि पार्थ मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ, तो कभी मैं बन जाता हूँ वाले रोल में कि चलो सर मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कभी संजीव सर बता देते हैं। सो थैंक यू सर, ऐसे रिश्ते होने भी चाहिए जहां पर कोई स्वार्थ ना हो, लेकिन आप जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सही चीज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि मुझे आपने इन्वाइट किया। तो वैसे मैं बच्चों को बता दूं कि गाइस वी हैव सचिन सर जो हैं वो 11th-12th फिजिक्स और नीट फिजिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। इनका चैनल मेरे हिसाब से अभी 1 मिलियन जस्ट टच करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ताकत से ये वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं सचिन सर से जानना चाहूंगा, सर बच्चों को शॉर्ट में आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, सो जिस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे चैनल पे उसी तरीके से बोलता हूँ। सो बच्चा लोग, प्यार से आप लोग मुझे चीकू भैया, बाबा एसएसपी, रॉकी भाई, इन सबके नाम से जानते हो। जब भी यार आपकी नीट की एग्जाम आती है या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आता है, खास करके फिजिक्स, तो चाणक्य नीति के नाम से भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि बाबा एसएसपी चाणक्य वाले बाबा हैं जो पूरा फिजिक्स करा देंगे। सो पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से, पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, ऐसा कहूँगा कि मैं अभी भी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ, और जितना हो सके उतना फिजिक्स को आसान करके बच्चों के सामने रखता हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि संजीव सर के प्लेटफॉर्म पर मौका मिला है बातचीत करने का। बिल्कुल सर, तो ये जो मतलब
आपने अर्न किया है, ये हमने भी वैसे ही अर्न किया उसी तरीके से। तो आज का जो कॉन्वर्सेशन सर, वैसे ना ये जो पूरी सीरीज हमने यहाँ पर पॉडकास्ट में जो रखी है ना, ये बेसिकली ऐसा है कि इसमें से बच्चों के लिए बहुत सारी वैल्यूज हम डिराइव कर लेते हैं। पर मैंने आज का आज का जो ये सेशन है थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, क्योंकि हम मतलब भाइयों वाली फीलिंग है अपनी, तो हम थोड़ा सा वैसे रखेंगे कि थोड़ा सा ना वो ऑफ ट्रैक जा सकता है, थोड़ी सी बातें यहाँ हो सकती है, ठीक है, तो बच्चों को भी थोड़ा मजा आएगा, है ना। तो जी, तो सर ऑनलाइन का जो आपका जर्नी रहा है, मतलब 10 साल से जो पढ़ा रहे हैं आप, पर आपने ऑनलाइन कब और कैसे शुरू किया, क्या थॉट था कि जिससे आप यूट्यूब पर आए? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, सच बताओ तो मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पर कैसे काम करना है। माइक तक भी नहीं पता था मुझे, स्टैंड वगैरह कुछ नहीं पता था। आज भी अगर मेरी जो पहली वीडियो है उसमें मेरा एक स्टूडेंट है, 10-12 बच्चे बैठे हुए हैं और मेरा एक स्टूडेंट है पीछे कैमरा लेकर के, सैमसंग का फ़ोन है रखा हुआ है और वो ऐसे ऐसे हिल रहा है और मैं वहीं पे पढ़ा रहा हूँ। मार्कर है, चौक है, डस्टर है। तो सर मैं ना एक स्कूल से अपना जो है करियर स्टार्ट किया था। 2013 में मैंने अपना इंजीनियरिंग खत्म किया। पढ़ाना मुझे पहले से ही अच्छा लगता था। व्हेन आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जब इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई अच्छी खासी, और वो मैं किया 3-4 साल लगातार किया। और ये सूरत की बात है सर? हाँ सर, सूरत में 3-4 साल लगातार काम किया। तो वो जो जर्नी थी उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि ऑफलाइन में 70-70, 80-80 बच्चे एक साथ बैठते थे और वो पूरे दिन लेक्चर चलता था। सुबह से लेकर के 7:30 बजे से लेक्चर स्टार्ट होता था और शाम के 3-4-5 बजे तक वो चलता था। तो उसमें 7-8 लेक्चर हो जाते थे। तो वो जो जर्नी थी उसमें बड़ा कुछ सीखने को मिला। लेकिन वो 4 साल के बाद में रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि ऐसे हम सिर्फ 70-80 बच्चों तक ही सीमित है। हर क्लास में 70-80 बच्चे, हर क्लास में 70-80 बच्चे। मुझे लगा कि मैं फिजिक्स को बहुत कुछ दे सकता हूँ, फिजिक्स में अगर मैं सीख रहा हूँ उसको बहुत आसान बना रहा हूँ, तो क्या ऐसा तरीका है जिससे कि मैं बहुत लोगों तक पहुंचूं। तो पता नहीं मन में क्या है, एक दिन ऐसे ही जाकर के रोज की तरह मम्मी ने मुझे टिफिन भी दिया था कि 12 बजे छूटता है तो खाएगा। मैं टिफिन भी लेकर के निकला और कोई थॉट नहीं था कि मैं आज अपनी जॉब छोड़ूंगा। अचानक पहला लेक्चर लेता हूँ सर, दिमाग में आता है कि सचिन ये ट्रैप है यार, तू जिंदगी भर ऐसे काम करता रह जाएगा, कुछ अलग करना है। आप बिलीव नहीं करोगे सर, हमारे जो ट्रस्टी थे वो पटेल थे। गुजराती पटेल बहुत डेंजरस होते हैं। मैं सीधा उनके केबिन में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सर आज मैंने रिजाइन करवू छे। गुजराती में मैंने बोला कि मुझे रिजाइन करना है, और वो एकदम टेंशन में आ गए, क्योंकि मैं काफी बहुत पहले से पढ़ा रहा था। तो एक एरिया में अच्छा खासा नाम हो गया था कि यार सचिन सर हैं, तो मेरे नाम से बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते थे कि सचिन सर है, अच्छा हम यहाँ इस स्कूल में एडमिशन लेंगे। सडनली वो मुकेश पटेल सर, उनका नाम भी ले लूंगा, सुनेंगे तो उनको पता चलेगा। तो उन्होंने कहा तू जाओ पहला क्लास में भड़ावन हो जाओ। मुझे बहुत प्यार भी करते थे क्योंकि छोटा था मैं। तो वापस क्लास में जाए, फालतू की बातें मत कर, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं सर, मैं बहुत सीरियस हूँ सर, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला पागल हो गया है क्या, जा क्लास में लेक्चर है। मैंने कहा नहीं सर, मैं सच में रिजाइन कर रहा हूँ। और ऐसा बोल के मैं कैबिन से बाहर निकल गया। निकल तो गया लेकिन कांपने भी लगा था, डर लग गया कि EMIs है, घर के खर्चे हैं, मम्मी पापा का अकेला हूँ, ध्यान मुझे ही रखना है, जॉब आगे है नहीं, करूँगा क्या। बट पता नहीं था सर कि मतलब बच्चों का इतना प्यार 4 साल में मिल चुका है। अब जो स्कूल मैंने छोड़ा वो सारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन आना स्टार्ट हो गए। वो मुकेश पटेल सर ये कहते थे कि अगर तुम सचिन सर के पास जाओगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे कि नहीं, फिजिक्स पढ़ने भेजना है तो SSP के पास, बाबा SSP के पास, तब तो बाबा SSP नाम नहीं था, फिर सचिन सर के पास ही भेजना है। तो जब ये ऑफलाइन में बच्चे मेरे पास आने लगे ना सर, तो वहीं से एक बच्चे ने मुझे ऐसे ही मजाक में बोला कि सर क्यों ना आप अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालो। और तब सर 2017 की बात है, तब ना जियो थोड़ा बन रहा था, ईजिली इंटरनेट लोगों को अवेलेबल हो रहा था, 1-1 GB 2-2 GB। तो एक बच्चे ने बोला कि सर आप अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालो। मैंने कहा इससे क्या होता है। बोला सर ऐसे ही लोग देखेंगे। मैंने कहा हाँ ये चीज़ सही है, तो चल तू वीडियो बना दे। तो मैंने ऐसे रैंडमली एक लेक्चर अपलोड किया, उसमें गिन के 50-60 व्यूज पहले दिन आए थे, बट बड़ी खुशी मिली थी सर। 50 व्यूज, ओ माय गॉड, मतलब एक जगह से 50 लोग देख लिए, कमेंट भी आ रहा है यार वाह नाइस लेक्चर। बट पता नहीं था कि वो 50 व्यूज कब लाखों में कन्वर्ट होंगे। लेकिन मैंने सर करना जारी रखा। जब दूसरी वीडियो डाला तो कुछ व्यूज नहीं आए, फिर डाला कुछ व्यूज नहीं आए, फिर किसी में 100, 150, 200। तो ऐसे लगा कि इससे क्या होगा, बट फिर भी मैंने वो चीज कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे ये था कि अगर एक व्यूज भी आ रहा है तो हो सकता है किसी एक बच्चा की लाइफ बदल रही है, वो फ्री में पढ़ रहा है।
कंटिन्यू करते चला गया। 2017 के एंड में मेरा एक वीडियो बहुत पॉपुलर वायरल हुआ सेमीकंडक्टर का। बहुत सारे पैरेलल में भी चैनल खुलना शुरू हुए थे, लेकिन उसमें मेरा ही एक ऐसा चैनल था जिसमें मैं 12वीं के सारे लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दिया था। तो सेमीकंडक्टर लगभग 7 या 8 महीने के बाद वायरल हुई। उस पर अचानक ही 100K व्यूज आ गए। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था कि 100K मतलब 1 लाख बच्चों ने देखा। तो सर ये 2017 का एंड था जहां पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, मैं फिजिक्स को इसी तरीके से आगे लेके जाऊंगा, आसान करूंगा, सीखूंगा और बच्चों तक पहुंचाऊंगा। ये था सर कहानी अचानक आने का यूट्यूब पे। मतलब ये स्टोरी पता नहीं क्यों सर, लेकिन लग रही है कि बिल्कुल मेरा स्टोरी जो मैंने मेरे ख्याल से पहले बताया हुआ भी है कि मेरा भी सेम चीज था। मैं एक्चुअली स्कूल में था, मतलब स्कूल में हमारा एक्चुअली क्लासेस भी था हमारा अपना ऑफलाइन जो भी चलता है वैसे। हाँ मैंने वीडियोस देखी है सर, कुछ जगह पर स्टूडेंट्स के साथ आपने शूट करा हुआ। हाँ। तो बेसिकली ना सर मैंने ना से सुबह का टाइम मेरा फ्री रहता था, मॉर्निंग के टाइम में सोचा कि स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, और यूट्यूब पे एक आध वीडियो डाल दिए थे मैंने, और वही सेम चीज। तो स्कूल जब मैंने पढ़ाया एक महीना, ICSE स्कूल था, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, मतलब मैंने एकदम मस्ती से पढ़ाया, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। पर एकदम से ना ऐसा फील आया कि इसकी वजह से मेरा यूट्यूब का जो जर्नी है वो कहीं रुक चुका है। करेक्ट। मतलब 2-4 वीडियोस ही गए थे, पर मेरे को लगा कि नहीं यार, यहाँ पर मैं ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। भले ही पैसे उस टाइम तो पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे भले नहीं आते, कोई दिक्कत सर, पता भी नहीं रहता था ना शुरू में। हाँ। तो मन में आई थिंक वो जो लोग 2017 से पहले यूट्यूब पे जिन्होंने कंटेंट डाला, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा पैशन था जो उनको ऐसा फील होता था कि मेरी ये क्वालिटी जो है लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, और उससे कोई वैल्यू उनको मिल जाए तो बहुत मतलब सही बात होगी। तो आई थिंक वो बहुत ही एक प्योर थॉट था जिसकी वजह से वो सारे जो जनरेशन वाले यूट्यूब पे जो लोग कंटेंट डाल रहे थे, दे आर डूइंग गुड। करेक्ट। और वो थॉट भी था सर कि काम करना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट डालना है, भले रिकॉर्डिंग। मुझे लगता है सर वो रिकॉर्डिंग वाला जो दौर था ना, मच बेटर देन दिस करेंट दौर। मतलब सर उसमें हफ्ते में आपको 3 ही वीडियो 4 ही वीडियो डालने होते थे, लेकिन बड़े शिद्दत के साथ जाते थे और बच्चे भी बहुत दिल से देखते थे। तब ना एक जेन्युइन ऑडियंस भी हुआ करती थी, मुझे ऐसा लगता है, कंपैरिजन टू आज का दौर। मतलब कमेंट्स बहुत सोच समझ के जो कमेंट करता था, बहुत सोच समझ के होता था, और कोई भी कल्ट वाली जनता नहीं होती थी, मतलब जो कल्ट वाली जनता नहीं होती थी वहाँ। ट्रू। अब तो सब स्वैगर आ गए हैं, ही इज बेस्ट, हु इज बेस्ट, ये बेस्ट पढ़ा रहा है, सामने बंदा उसको नहीं देखेंगे, ये बेस्ट है, आके धड़ स्पैमिंग शुरू कर देते हैं। नहीं सर, ये चीज तो थी, मतलब ये तो मेरे ख्याल से तब भी था, पर वो बेस्ट लिखने का मतलब ऐसे नहीं था कि वो कोई पेड वाली जनता नहीं होती थी उसके अंदर, जेन्युइन। अगर मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ था कि ऐसा हुआ था कि जब मेरे शुरुआती वीडियोस जब थोड़े से हिट होने लगे, तो वहां पर सामने वाले जो लोग ऑलरेडी चल रहे थे वहां से कुछ बच्चे बोलते थे, पर वो कुछ महीनों की बात होती थी। उसके बाद जब आपको पता है कि यार यू आर डूइंग गुड, तो वो बच्चे कन्वर्ट भी, फिर फर्क भी नहीं पड़ता था, फिर वो बच्चे आ भी जाते थे। एग्जैक्टली। सर अभी हम थोड़ा सा ना फिजिक्स की बात करते हैं, और फिजिक्स में क्योंकि हमारी जो जनता है ज्यादा, वो 9th और 10th से जुड़ी हुई है, तो इनको ये पता चलना बहुत जरूरी है कि 10वीं तक की जो फिजिक्स है वो दैट इज मतलब बहुत नॉमिनल है। 10वीं के बाद जब वो 11वीं में जाते हैं तो उनके ऊपर वो कितना बड़ा गैप है, और उनको शुरुआती जो 11th का जो शुरुआत होता है 3 महीना 4 महीना, वो कैसे उनको करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है सर, ये बहुत जरूरी है। 9-10 के जितने बच्चे ये देखेंगे चैनल पर, इवन मेरे चैनल पर भी मैं कुछ क्लिप्स डालूंगा, तो यहाँ भी जितने सारे स्टूडेंट के भाई बहन है उनको भी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो अपने को स्टूडेंट्स को ये बताना है, बहुत लोग जो है इस पर काम भी कर रहे हैं, 9th का जो सर फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत है 11th की फिजिक्स का। अगर आप 9th में देखिए तो काइनेमेटिक्स का चैप्टर आता है जहां पर डिस्टेंस, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आता है। तो अगर हम 9th का वो जो बेस है उसको बहुत अच्छे से समझ करके करें, सिर्फ ये ध्यान ना रखें कि यार मुझे स्कूल में एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए पढ़ना है, बजाय उसके अगर ये ध्यान रखें कि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें ये पता चल रहा है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। तो अगर हम वो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करें तो हमारी 11th की फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। और ऐसे ही सर 10th में जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, सर ये बेस बच्चे को अगर आ जाता है ना, उसका 12वीं बहुत खूबसूरत स्टार्ट होता है, 12th का फिजिक्स। लेकिन बच्चे 90%, 90 नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, 70 to 80% स्टूडेंट्स ना सिर्फ रटता है उस फिजिक्स को, कि वो ऐसे रटेगा टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस, द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन। हाँ, तो वो डेफिनेशन रटता है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चा रट रहा है, प्रॉब्लम ना स्कूल के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाया भी इस तरीके से जाता है ना, सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम आ रही है, मिड टर्म एग्जाम है, तो बच्चा भी कितना प्रेशर लेगा। तो वो कहीं ना कहीं रूट लेवल पे ही प्रॉब्लम है। लेकिन आप जहां तक बात कर रहे हैं गैप की, तो मुझे लगता है वो गैप को खत्म किया जा सकता है अगर हम इस टेक्निक पे काम करें कि हमें ये पता हो कि बेटा ये बेस है, तुझे ये बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो तू 11th की फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ पाएगा। 12th का जो बेस है 10वीं कक्षा की फिजिक्स है, अगर तू उसको बेस्ट कर लेगा तो तुम्हारा 12वीं बहुत बेस्ट जाएगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सर। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो बच्चा 10th के बाद 11th साइंस में जाता है ना, तो उसको लगता है कि वो गैप उतना ही है, लेकिन एक्चुअल में 11th के शुरुआत में उनको जो बेसिक्स, जो हम बेसिक फिजिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स है, उसके बिना वो फिजिक्स, उसके बिना वो पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सीरियस नहीं होते 11th। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुरंत आ जाता है काइनेमेटिक्स में। अब बच्चे को पता नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो यस, पहले उसको वो बेसिक्स पूरा अच्छे से करना चाहिए। अगर साइंस ले रहा है तो उससे पहले उसका ये जो मुझे लगता है ये 10वीं की परीक्षा के बाद जो गैप आता है, अगर बच्चा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यार मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है, तो उसको ये जो छुट्टियां मिलती है उसमें कुछ बेसिक्स पर काम कर लेना चाहिए, खास करके मैथ्स में। ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये चीजों को बहुत अच्छे से, ट्रिगोनोमेट्री भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि फिर वो डिफरेंशिएशन में साइन थीटा का कॉस थीटा आता है, बच्चे के प्राण निकल जाते हैं कि कैसे हो रहा है ये। मतलब उसके बिना वो जब तक बेसिक उसको नहीं पता होगा तो वो इंटरेस्ट जो थोड़ा बहुत था भी 10 तक, वो तो एकदम डर के खत्म हो जाएगा कि भाई नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर बच्चों का 11 पूरा खराब हो जाता है, उनको लगता है गया मेरा, तो फिर 12th में भी वो ऐसे ही गिव अप करके बैठे रहते हैं, फिर लास्ट में उनको चाहिए होता है कि कोई पास करवाए। ऐसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये हाल रहता है। होता है सर। एक चीज है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। अब 11th-12th में तो ऑफ कोर्स वो तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, 50% से ज्यादा मैं कह सकता हूँ। पर 9th में जो बच्चा आया है ना, क्या खासकर 8 तक की साइंस बहुत जनरल साइंस होती है, 9th में आके वो पहली बार वो सेपरेशन सुनता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल का इंट्रोडक्शन होता है 9th में आके। जी। तो काफी बच्चों को ना 9वीं में भी और 10वीं में भी ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ये उनको परेशानी होती है उसमें। तो मतलब आपके हिसाब से व्हाट यू वांट टू सजेस्ट कि बच्चा कैसे उसको करे? जी, मैं इसका एक सबसे सरल तरीका बताता हूँ कि अगर अपने को फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना है, खास करके मैं 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये बोलूंगा, तो बच्चों आपको सबसे पहले यार ये करना है ना कि गीन के 3 से 4 चैप्टर होंगे सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9th में भी और 10th में भी। तो 3 से 4 चैप्टर के सब, हाँ, उसके कॉन्सेप्ट का आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट की आपने परख ली, जांच लिया कैसे क्या होता है, समझ लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। फिर एक पेज में वो पूरे फॉर्मूले को आप लिख लो, वो फॉर्मूले को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, सामने में कितना भी बड़ा सवाल दे दूं आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो पहली कोशिश ये करनी है कि पेज पे पूरे फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, आपने उसको अच्छे से याद कर रखा है कि यही फॉर्मूला वेलोसिटी का है, यही डिस्टेंस का है, यही एक्सीलरेशन का है। फिर अब सवालों की प्रैक्टिस करते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको, इमेजिनेशन पावर। अब नो डाउट सर 9th 10th के बच्चों में थोड़ा धीरे धीरे आएगा, लेकिन सीखते सीखते ही आएगा। जब भी कोई सवाल पढ़े तो दिमाग में चित्र चलना चाहिए, क्या पार्टिकल इज मूविंग विद दिस 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो दिमाग में चलना चाहिए लड़का चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, चित्र बना लिया, डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर दिमाग लगाए कि जो मेरे पेज में फॉर्मूला है उसमें से मैं कौन सा पिक करूं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, इमेजिनेशन वाला, कि जहां पर वो डायग्राम तुरंत सोच पाए धीरे धीरे। तो क्या होगा, उसको प्यार होने लगेगा सब्जेक्ट से कि यार आसान है। जैसे मैथ्स में हमको वॉल्यूम 4/3 πr³ पता और रेडियस पता, हम तुरंत कर लेते हैं, गटक कर लिया। वैसे ही फिजिक्स में भी बस थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत है। स्टार्टिंग में आप वो डायग्राम सोचो और उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी है, आई थिंक 9th में ही है। तो एक ब्लॉक रखा हुआ है तो बच्चे को पता चल जाए mg लग रहा है,
10 kg है तो mg धरती माता पे लग रहा है, धरती माता। न्यूटन लॉ जो है, न्यूटन लॉ वाले क्वेश्चंस इसमें 9th में नहीं है, बेसिक कोई mg। हाँ बट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होगा सर, वेट इज इक्वल टू mg, बस वेट इज इक्वल टू mg। हाँ, न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट तो वो इमेजिनेशन भी अगर बच्चा कर लेता है ना, एग्जैक्टली, तो भी उसके लिए धीरे धीरे वो प्यार में पढ़ने लग जाएगा कि हाँ यार फिजिक्स बहुत बेहतरीन है। तो ये तरीका क्या है? मतलब ये सही बात है कि ऐसे दो ही टाइप के बच्चे होते हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग वाले, जिनका मैथ्स इजी है, वो लोग फिजिक्स से उनको हमेशा प्यार होता है, वो फिजिक्स आते ही उनको मजा आने लगता है लेक्चर में एकदम से। हाँ। और जो दूसरी कैटेगरी है, जो थोड़ी सी नॉन लॉजिकल वाले, जिनको कॉन्सेप्ट खाली ऐसा थ्योरी के फॉर्म में बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है इसमें। एग्जैक्टली। सर बात करते हैं नीट की, क्योंकि आपके केस में मतलब आपका स्पेशलाइजेशन है नीट। तो नीट में जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन, जैसे जो बच्चा मान लीजिए 10th पास हो गया, तो वो अपना अगला 2 साल किस तरीके से तैयारी करे कि वो अपना नीट फिजिक्स स्पेशली वो बेस्ट कर पाए? जी सर, मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 10वीं कक्षा में है, मेडिकल की जर्नी देखना चाहते हैं आगे। तो बच्चों, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं सर, उसमें स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होता है कि बायो बहुत ईजिली हो जाएगा, मुझे याद करना है, बायो मेरा फेवरेट है, मुझे बायो ही करना है। बट फिजिक्स के 180 मार्क्स के बिना सिलेक्शन होने ही वाला नहीं। बायो में चलो मान लिया तुम 360 में से 350 लेके आ गए, तुम केमिस्ट्री में 150 लेके आ गए, फिर भी तुम्हारा स्कोर 500 के आसपास है। अब हर साल 20 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन मारते हैं, उसमें से कुछ 50,000 सीट के लिए बच्चों का फाइट होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 550, 500, 600, इवन 600 मार्क्स पे भी अब नहीं मिल रहा है सीट। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा है इस जस्ट लाइक कि बच्चा नाव में बैठा है और सामने आइसबर्ग आ रहा है फिजिक्स का, जब तक उस आइसबर्ग को पार नहीं करेगा किनारे पर नैया नहीं जाने वाली। तो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो सबसे पहले 10th क्लास में जो बच्चे हैं, जो मेडिकल में जा रहे हैं, ये चीज को दिमाग में बिठा लें कि मुझे फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर फिजिक्स को ढंग से पढ़ लिया जाए तो सर मैं सच बता रहा हूं, बहुत आसान है 150 160 मार्क्स लाना 180 में से। अब बच्चे क्या करते हैं गलती, वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। खास करके सर मैं ओपनली बोलूंगा, यूट्यूब पर भी आज इतने सारे ज्ञान देने वाले लोग आ चुके हैं, दीदी भैया लोगों की तो तादाद बढ़ते ही जा रही। मुझे पता नहीं चल रहा है ये कैसे इसको रोका जाए, कैसे बच्चे समझे, क्योंकि बच्चे भी क्या देखते हैं, ओ 1 मिलियन व्यूज, 5 days टू क्रैक एंटायर फिजिक्स। सारे बच्चे भर भर के वाह भैया वाह, ये वो ये धक 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 कमेंट्स आने। अब सब उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो बंदा खुद 5 दिन में फिजिक्स को नहीं कर सकता है। बायो में चलो मान लिया तुम 360 में से 350 लेके आ गए, तुम केमिस्ट्री में 150 लेके आ गए, फिर भी तुम्हारा स्कोर 500 के आसपास है। अब हर साल 20 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन मारते हैं, उसमें से कुछ 50,000 सीट के लिए बच्चों का फाइट होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 550, 500, 600, इवन 600 मार्क्स पे भी अब नहीं मिल रहा है सीट। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा है इस जस्ट लाइक कि बच्चा नाव में बैठा है और सामने आइसबर्ग आ रहा है फिजिक्स का, जब तक उस आइसबर्ग को पार नहीं करेगा किनारे पर नैया नहीं जाने। वो बेस्ट है। अब बच्चे को लगता है कौन सा बुक लूं, ये करूं मैं, HC वर्मा करूं, DC पांडे करूं, क्या कर लूं, MTG कर लूं। ओपनली बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि मैं ये कर लूं, भैया मेरे पास ये है, मैं ये करूं, मैं ये करूं। मैं कहता हूं भाई तेरे पास जो भी है उसको तू अच्छे से कर डाल। मल्टीपल रिवीजन करने के लिए एक ही बुक को पढ़ना जरूरी है। अगर हम बहुत सारी चीज करने जाएंगे हमेशा कंफ्यूज आ जाएंगे कि इसमें का दिया था, इसमें का दिया। तो भैया बाबू मेरे जान बच्चा लोग, एक बुक को फॉलो करो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। उसमें भी पहले श्रीमद् भगवत गीता है आपकी NCERT के सारे एग्जाम्पल, NCERT के सारे एक्सरसाइज, NCERT का लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट, बेस्ट बुक है सर। कोई पढ़ता ही नहीं है NCERT की फिजिक्स, लेकिन वो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को लिखा गया 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में। अब तो सिलेबस भी बहुत रिड्यूस्ड है, तो नए साल जो 2025 में 26 में एग्जाम देंगे उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। तो आप NCERT को पक्का करके उसकी रिलेटेड प्रैक्टिस बुक लगाइए। और तीसरा काम ये करना है, PYQs आपको सारे आने चाहिए। सर मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ही कहता हूँ, आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, दुनिया की कोई भी कंपटीशन एग्जाम, सिर्फ नीट नहीं, नीट JEE या कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, हर एग्जाम जो भी कंपटीशन एग्जाम है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट का खेल
पूरा कॉन्सेप्ट का खेल है। और इतने सालों में इतनी कंपटीशन एग्जाम हो चुकी है कि मुझे लगता है जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में पूछे गए होंगे, है ना। तो अगर हम पिछले 10 साल का 12 साल का पेपर ही कर डालें तो हमें आइडिया आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट से ऐसा सवाल आता है। तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। एक बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी करो और पीवाई की उसमें अपनी पकड़ बना लो। आप आसानी से 160 प्लस मार्क्स लेके आओगे, मेरी गारंटी है। भले पेपर कितना भी टफ हो, 160 फिजिक्स में आ गए, 160 केमिस्ट्री में आ गए, 320 ऐसे ही हो गया भाई साहब। ले आओ बायो में आपकी जो मोहब्बत है, 350 मार्क्स हो गया आपका पहली बार में सिलेक्शन। मतलब इसमें ऑफ कोर्स मतलब जो फिजिक्स है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, तो जो लोग फिजिक्स को जिसने अच्छा बना लिया वो उसको रोक नहीं सकता। नहीं करना है। बच्चे शुरू से ही डरे रहते हैं और उनको प्रोजेक्ट भी ऐसे किया जाता है, तूने बायो लिया तेरा फिजिक्स वीक होगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चा अगर ढंग से पढ़ रहा होगा तो उसका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगा। एग्जैक्टली। सर आपने अभी ना एक चीज बताई और वो मैं थोड़ा सा उसमें से सवाल निकालना चाहूंगा कि जैसे आपके केस में आपका नाम में भी हमेशा बच्चे जो है बाबा एसएसपी बोलते हैं। हाँ सर। तो आप एज अ बाबा एसएसपी और बाकी जो बाबा होते हैं जो दूसरे वाले उन बाबाओं में क्या अंतर है आपके हिसाब से? सर एक बाबा जो होते हैं जो प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, खुद का कुछ पता नहीं होता है। तो एक बहुत डिफरेंस ये है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि भैया इस बाबा की मेहनत का तुम 10% भी कर जाओगे ना तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। सर चाहे सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे नीट हो, जब भी एग्जाम आती है ना, मैं चैनल पे हर साल नया कंटेंट डालता हूँ। और अभी जैसे चल रहा है सीबीएसई 2024, तो सीबीएसई 2024 के ऑलरेडी नए सिरे से पूरा रिकॉर्डिंग डाल चुका हूँ। फिर वापस नवंबर जब आएगा तो फिर लाइव पढ़ाने वाला। मतलब मैं मल्टीपल टाइम्स बच्चों के लिए करते रहता हूँ। किसी दिन 10 घंटे का सेशन उठा लिया, पूरा फिजिक्स कर दिया। तो जैसे बाबाओं को साधना की जरूरत पड़ती है ना, वैसे मैं भी क्या बच्चों के लिए साधना ही करता हूँ, खड़े रह करके इतने देर तक वो सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो एक डिफरेंस ये है कि वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, हार्डवर्क करता हूँ बच्चों के लिए। और ये कहता हूँ, क्लेम करता हूँ कि अगर तुम इस मेहनत का 10% भी कर गए बच्चा तो आपकी नैया पार हो जाएगी। मतलब मैं इसको ना एक संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा, जो जिसका आंसर मुझे थोड़ा बहुत पता था लेकिन मैं बोला पहले आप बताइए। तो इसमें ऐसा है कि बाबा 2 तरीके के हैं बच्चों। एक वो जो आपके साथ पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल, और वो मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि मतलब बिना किसी स्वार्थ के, मतलब ऐसे तो स्वार्थ तो है थोड़ा, लेकिन इसमें आप ये समझ सकते हो कि हम YouTube के ऊपर अगर कंटेंट, सर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ और बच्चों के लिए भी वो चीज जो है बहुत बहुत खास है कि अगर हम साल की शुरुआत में चैप्टर्स ना डालें और हम सिर्फ आपको ज्ञान दें, तो साल के और चैप्टर्स ना डालें हम, सर एग्जाम से अगर हम पहले 3 महीने पहले आके हम कोई बैच लॉन्च कर देते हैं और या फिर उस टाइम पे हम कुछ डालते हैं, तो हमको ही पता है कि यूट्यूब पे व्यूज उससे ज्यादा आते हैं और साथ के साथ बैच की एडमिशन भी ज्यादा होगी जो पेड बैचेस होते हैं। तो वो लॉस हम बेयर करने को तैयार होते हैं हम। मतलब वो यूट्यूब के टीचर जो शुरुआत से आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं हर चैप्टर। तो मतलब आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई ये जो बंदा मेरे को बता रहा है, यूट्यूब से मुझे बता रहा है, इसमें से कौन सी चीज मुझे लेनी है और कौन सा बंदा, पहली बात वो ये कि हमको डिसाइड करना है कि कौन है जो हमारे भले के लिए एक्चुअली बोल रहा है। ट्रू है ना। तो ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई आप अगर एज अ जो लोग भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो आपको कहीं भी थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, क्या कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ा रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे तो मतलब आप समझिए कि वो YouTube का आनंद लेने आए हैं और बाकी बहुत ज्यादा उनको दूसरे से मतलब नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, बड़ा गट्स चाहिए सर। एक रियलिटी जो पता है उसके बावजूद भी हम जैसे टीचर्स, आप हो गए, हम हो गए, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको पता है, उन बेचारों को, मुझे भी पता है कि मैं फालतू की चीजें डालूंगा, लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज भी आएगा, उससे मेरी अर्निंग भी बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी ना अंदर से दिल मानता नहीं है। हम पहले से पढ़ा लेते हैं, हम पहले पढ़ाते हैं पूरा, उसके बाद 7-8 पढ़ाने की वीडियो के बाद लगेगा कि चलो यार एक स्ट्रेटजी देते हैं ताकि बच्चों को, और वो जेन्युइन दिल से निकलता है। तो आपने बहुत बच्चे जो लिख रहे होते हैं उसके थ्रू ही हम दे रहे होते हैं। तो ये बच्चों को भी कहीं ना कहीं समझना होगा यार कि आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, उस इंसान की जो आपके लिए खड़ा है। हमेशा एग्जाम आता है तब भी, एग्जाम नहीं है तब भी, आपकी मिड टर्म एग्जाम है तब भी, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है तब भी, या वो जो सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैज टू अंडरस्टैंड कि किसको सपोर्ट करना है और कैसे करना चाहिए। वेल सेड सर।
सर इसमें एक दिमाग में और सवाल आ रहा है मेरे कि जैसे फिजिक्स की जब बात आती है तो फिजिक्स वाला से हमारे जो अलग सर हैं, ठीक है, उनका नाम हमेशा रहता है और मतलब काफी रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अलग सर। और मुझे जहां तक मेरी आपसे बात हुई है, अलग सर से आपका कभी कांटेक्ट हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, एकदम स्टार्टिंग में जब 2017 की जर्नी स्टार्ट हुई थी तब अलग सर के भी वीडियोस आ रहे थे। आई थिंक उन्होंने सबसे पहले 9th 10th का भी पूरा डाला हुआ था कंटेंट, और वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे। तो नेक्स्ट लेवल है यार, उनके लिए रिस्पेक्ट तो मतलब अलग ही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जनरली बहुत बार मैंने भी मेरे चैनल पे भी वीडियोस में भी कहा है। तो जहां तक कांटेक्ट की बात है सर, मुझे याद है मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 50,000 जितने सब्सक्राइबर थे और सर पहुंच गए थे लगभग 200K क्रॉस कर रहे थे, और फेसबुक पे बड़े एक्टिव रहते थे सर, और तब फेसबुक ज्यादा लोग यूज करते थे। हाँ। तो हम एज अ क्रिएटर फेसबुक पर कनेक्टेड थे, और मैंने एक बार सामने से ही सर को मैसेज किया था कि हाय सर, ह्यूज फैन, बहुत अच्छा लगता है आपको देखना, एंड आई थिंक आप भी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उत्तर प्रदेश बिहार के जो क्रिएटर्स हैं बातें कर रहे हैं। तो मैंने लिखा और बड़ी खुशी मिली सर का तुरंत मैसेज आया था कि यस सर। मैंने ये लिखा था कि सर शायद आप मुझे जानते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शायद मैं 50,000 पे हूँ, मे बी शायद सर बोले ना बोले, बट उनका तुरंत मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि अरे नहीं सर, आपके जो लेक्चर्स होते हैं मैं देखता हूँ बड़े क्रिस्टल क्लियर होते हैं, काफी अच्छे लेक्चर्स होते हैं, डेफिनेटली हम मिलेंगे। मैंने ये कहा था सर मिलते हैं, तो मैंने लिखा था मिलेंगे। वही कॉन्वर्जेशन मुझे याद है, आज भी वो है मेरे पास। और उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद ना मैंने वापस उनसे बात किया था और उनसे कहा था कि सर एक बार कनेक्ट करते हैं फोन पे, सर आपका नंबर मिल सकता है। उन्होंने तुरंत अपना नंबर दिया, बट सर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि वो जो नंबर जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे लग रहा था कि शायद उनका ये जो रिवोल्यूशन है, उस रिवोल्यूशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, बट मैं ओपनली ये बात बता रहा हूँ और दिल से है, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ। यही पॉडकास्ट का मतलब है सर, होना चाहिए। हाँ, एकदम दिल से निकलना चाहिए सर। तो अगर शायद अलग सर ये देखें तो मे भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो सर पता नहीं सर रिप्लाई करे या ना करे, पता नहीं भाई, उनके पास तो इतना बड़ा पावर है। मैं सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था लास्ट ईयर, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैंने एडटेक में बहुत सारे लोगों से पंगा ले रखा है, क्योंकि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसके बाद फिर मैं वापस एक एडटेक में गया। फिर सडनली मैं किसी एक बंदे के साथ कनेक्टेड हुआ, बड़ा ट्रस्ट था उस पर, बट बड़ा छल कपट हुआ, उनको छोड़ा, और आई वाज इन अ ह्यूज ट्रबल सर। मतलब समझ लीजिए ना, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, सब कुछ मैंने दांव पे लगा दिया था। ऐसे में सिर्फ मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा था, मे बी अलग पांडे सर को मैं ज्वाइन करूँ तो उनके इस रिवोल्यूशन में उनका भी बेनिफिट मैं कुछ कर पाऊंगा थ्रू माई चैनल, थ्रू माई ऑडियंस, थ्रू माई हार्डवर्क, और मुझे भी हेल्प हो जाएगी। मैंने उसी नंबर पे, मुझे याद आया 2017 के एंड में सर से नंबर लिया था, बट मैंने कभी फोन नहीं किया था, क्योंकि अंदर से ना हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि सर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे थे, हम लोग अपने धीरे धीरे चल रहे थे, बिकॉज हम मल्टीपल चीजें कर रहे थे। अलग सर वाज वेरी फोकस्ड ऑन यूट्यूब, तो वो जब करके ऐसे सडनली 1 मिलियन फिर 2 मिलियन किए, तो डर लगता था कि यार डायरेक्ट कैसे बात करें, है ना। बट मैंने उस नंबर पे सर ट्राई किया, बहुत बार कॉल किया, मैसेज भी किया कि सर शायद अगर आप मेरे मैसेज देख रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई करिए, बट शायद रिप्लाई नहीं आया। तो वो चीज फिर मुझे थोड़ी हर्ट भी हुई, फिर मुझे लगा मे बी शायद सर कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो फिर मैंने भी फिर वहां से एक मेंटली मैंने मतलब बना लिया कि शायद अब नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि अब सर जिस लेवल पर पहुंच गए हैं, मे बी शायद हम कनेक्ट ना करें, बट उम्मीद है कि कभी ना कभी मिलने का मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। उनके टीममेट से बहुत सारे लोगों से मतलब कनेक्टेड था सर मैं, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे जॉब की ही जरूरत थी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। सो आई वाज रियली ट्राइंग दिस कि मैं कनेक्ट करके शायद कुछ आगे निकाल पाऊँ, बट कनेक्शन हो नहीं पाया उसके बाद। ये था सर मेरे केस में। आपके केस में सर था ऐसा कुछ? मैं अभी फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ पॉडकास्ट में। सर मेरा भी मतलब ऐसा है कि कांटेक्ट रहा है, और अलग सर मैं इसके लिए रिस्पेक्ट इसलिए होती है क्योंकि वो मतलब जब वो जर्नी उनकी तेजी से एक्सपोनेंशियल जब वो ग्रो हो रहे थे, उस वक्त भी वो जब उनका ऑफलाइन सेंटर्स बन रहा था ना, उस टाइम भी वो बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते थे, और मैं ना बहुत सिली चीजें पूछता था उनसे व्हाट्सएप पर, और ये चीज आपने मुझसे शेयर भी किया था। करेक्ट सर, करेक्ट। बट फिर वही है कि एक पॉइंट के बाद मैं मतलब उस चीज को समझता हूँ कि इट विल
ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, कि जब आप इतने लोगों को हैंडल कर रहे हो और चीजें कर रहे हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफिकल्ट होता है, रिस्पेक्ट हमेशा रिस्पॉन्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मे भी शायद न जाने कितने कॉल्स और मैसेजेस ऐसे आते हैं। एग्जैक्टली वो उनके एंड पे ऑफ कोर्स। और लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो बच्चे देख रहे हो तो जरूर से अगर आप पहुंचा पाए तो मेरे तरफ से सर को नमस्कार पहुंचा देना। यस, ठीक है। तो और अलग सर भी देख रहे होंगे तो पहुंच जाएगा वीडियो उन तक, ठीक है, देखते हैं। ओके सर, एक ना इससे जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा जो आपने भी बोला उसी से एक सवाल निकल रहा है कि आपने एडटेक की कुछ बड़ी कंपनीज में जो मतलब इन टर्म्स ऑफ फंड्स हो या इन टर्म्स ऑफ वैसे कहा जाए तो कुछ जायंट कंपनीज में आपने काम किया है। आई थिंक 2 जायंट कंपनीज में आपने काम किया हुआ है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मतलब व्हाई अगेन यू डिसाइडेड टू कम आउट और अपना मतलब खुद से करा जाए? पहले हम वो बात कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से कोशिश करता हूँ, दिल से ही सारी चीज़ें निकले। तो ये कहानी भी वैसी ही है। जायंट कंपनी में सभी लोगों को पता है कि कौन सी जायंट कंपनियां हैं, कौन क्या कर रहा है। आज आपकी वीडियो, आपकी चैनल पर जो सबसे हाईएस्ट वॉच्ड वीडियो है वो उससे एक कंपनी पता लग जाए। तो ऐसे ही था, मतलब मैं भी 50,000 से कितना 100K तक जब पहुंच रहा था तो मुझे याद है 30K जितने सब्सक्राइबर थे तब से ही कंपनी से रिस्पॉन्स आने लग गए थे कि आप हमारे लिए काम करो। तब मैंने वो अपनी स्कूल की जॉब छोड़ दी थी और मेरा ऑफलाइन सेंटर काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था और मैं विद्यालय में अगेन एक CBSE के बहुत अच्छे स्कूल में पार्ट टाइम ही जाता था कि मतलब ओनली फॉर 2 आवर्स और पूरा 11th-12th साइंस हैंडल कर रहा था। तो आता है मुझे और मेरा थॉट बहुत क्लियर था कि मैं यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ाऊँ, सब कुछ फ्री में डालूंगा। और वो टाइम भी वैसा था जहाँ पर आप प्यारे प्यारे रिकॉर्डिंग्स डालते थे, मजा आता था वो दौर में। लाइव नहीं, और सर वो सफेद बोर्ड होता था, उसमें डिजिटल बोर्ड की भी जरूरत नहीं होती थी, उसमें बड़ा अलग लेवल का प्यार होता था। रात को 12-1 बजे भी मन करे तो जाके शूट कर लो, सुबह 4-5 बजे तक अपलोड हो जाए। तो मुझे याद है रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए थे कि आप हमें ज्वाइन करिए। तो मेरा सवाल बस यही था कि क्या आपके प्लेटफॉर्म पर जो बच्चा देखेगा उसको फ्री में सब कुछ मिलेगा? तो उनका जवाब था यस डेफिनेटली, हमारे यहाँ पर भी फ्री में है। मैंने कहा डिफरेंस क्या है? तो उन्होंने कहा डिफरेंस ये कि यहाँ ऐड आती, वहाँ ऐड नहीं आता और इसके बदले आपको कुछ अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि चलो फ्री में भी मिल रहा है और कुछ अमाउंट मुझे भी मिल जाएगा मेरी मेहनत का। यूट्यूब पर तो जो मिलता है सबको पता है, एजुकेशन पे कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। शुरू के 2-3 महीने में ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और तब नज़दीक आ गई थी 2018 की CBSE की एग्ज़ाम। सडनली मेरा एक भोकाल सीरीज करके 42 लेक्चर का वहाँ बहुत तेजी से वायरल हो गया उनके भोकाल हो गया उसका। हाँ, भोकाल मच गया। ये टॉप एजुकेटर में नाम आ जाता है, फिर बैंगलोर बुला लेते हैं। अब अपने भी बेचारे गांव से निकले हुए लोग शहर में, अचानक ही बैंगलोर की जर्नी, फ्लाइट, होटल सब देखने के बाद लगा अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है। बुक करती जाती है, मतलब वो लोग खुद से फ्लाइट बुक कर देते हैं। हाँ, सब कुछ A to Z सर। घर से पिक करने के लिए कैब भी आ चुकी थी, घर से एयरपोर्ट, फिर फ्लाइट, फिर फ्लाइट से वापस कैब, फिर होटल से वापस ऑफिस। तो बड़ा अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उनका थॉट था, जो कल्चर था, कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। क्योंकि जब वो मुझे वहाँ बुलाए तो उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर मुझे दिया। बोला कि सर आप IIT कैटेगरी, तब मैं वहाँ JEE IIT कैटेगरी की फिजिक्स कराने के लिए बात उनसे हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वही थॉट है, जितने प्लेटफॉर्म पर आपके पास होंगे, जो भी बच्चे मेरे बैच में आएंगे मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। मेरा एक ही काम है पढ़ाना, बाकी मेरे से कुछ नहीं होगा कि आप ये बोल दो कि यहाँ से बच्चे आ जाएं आपके प्लेटफॉर्म से, ये कोड लगा लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने सर वापस अपने शहर सूरत आ जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना शुरू का। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत अच्छा गया। बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते थे। वहाँ पर टीचर्स को रेट किया जाता है। मैं कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा सा वो होता हूँ कि रेट करने की जरूरत ही क्या है, जीवन भर टीचर ने मेहनत किया ही है तो उसको रेटिंग्स की क्या जरूरत है। आप रेट करते हो कि इनका वॉच टाइम इतना है तो इनको नंबर 1 कर दो, इनका ऐसा है तो इनको नंबर 2 कर दो। वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेट द स्टूडेंट डिसाइड, उन्हें ये टीचर अच्छे लग रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, वॉच टाइम के हिसाब से नहीं करो। तो ऐसे करके मेरे को याद आ रहा है उस वक्त शायद अमन दत्तरवाल सर जो है वो वहां पर थे और उनकी रेटिंग्स यस ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट। और मुझे ये भी याद है कि जब वो ज्वाइन कर रहे थे उससे पहले उनकी बात भी मेरे से हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि यार चीजें सही है क्या, तो मैंने बताया भी था। तो सर ये था कि 3-4 महीने काफी अच्छी चीजें चली, बट 5वें-6ठे महीने से ना उनके जो बंदे होते हैं उनका रिस्पॉन्ड आना बंद हो जाता है। और मैं यहाँ से बड़ा परेशान होता हूँ कि यार क्लासेस लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या करना है। ऐसे करते करते वो सीन
मुझे याद है कि जैसे ही मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वो बोले उससे पहले मैं ही उन्हें मना कर देता हूँ, फिर वापस वो मुझे मना लेते हैं, फिर मैं मान जाता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ, 15 दिन काम करने के बाद फिर वो मेल डालते हैं कि आपको इतना सारा स्टूडेंट लाके देना है, इतनी रेवेन्यू जनरेट करनी है। मैंने कहा भैया मैं ना पढ़ा सकता हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता है ना, तो ये प्रेशर मेरे से नहीं होगा, और फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये पूरे सिनेरियो में इस कंपनी के साथ ऐसे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शुरुआत में आप जब जुड़ेंगे ना, बहुत अच्छा होगा सब कुछ, बहुत अच्छे खासे अमाउंट भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा अमाउंट जो जिंदगी में आपने नहीं सोचा होगा। ठीक है, अब जो लोग सिर्फ अमाउंट के लिए काम करना चाहते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, शांति नहीं चाहिए जीवन में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन वैसे लोग जो एथिक्स और वो लोग पे चलते करते भी हैं, रहते हैं उसमें, हाँ जो एथिक्स पे चलते हैं सर, जिनको नहीं यार मुझे शांति चाहिए, मुझे ये एक्स अमाउंट मिले, मैं इस पे मेहनत करूंगा, तो वो शायद वहां पर नहीं है। सेम चीज वैसा ही दूसरे जगह पर भी है, और हर जगह पर है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप अगर किसी को एक्स अमाउंट देते हो तो आप चाहोगे कि वो 2x अमाउंट का रिटर्न दे। बट आज के टाइम में टीचर अगर सेल्समैन ही बन जाएगा, यही करने लग जाएगा, पढ़ाएगा कैसे सर? तो ये एक बड़ी खतरनाक रियलिटी है सारे एडटेक्स की। अब नए जितने भी एडटेक्स आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि अपने अलग सरकार वहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, कुछ लोग अलग हुए हैं। वो चीज़ सर, उसमें मैं आपका राय जानना चाहूँगा, जो सडनली अभी एक चीज़ें कुछ हुई थी, अगर आप उस पर कुछ 2 शब्द कहें तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे भी सवाल आ रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ। माफी चाहूंगा सर, लेकिन पता है ऐसे ना अपने पहली बार मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हमने फोन पे बहुत बातें करी है, और 3 साल हमने वीडियो कॉल भी किया हुआ है रात के 12 बजे। हाँ, वीडियो कॉल भी हमने किया हुआ है, लेकिन ये वाली चीज जो है, मस्ती वाली जो है, ये मजे के साथ। और सर यही होना चाहिए, मतलब चीजें ना दिल से निकले तो मजा आता है। करेक्ट। क्या कहेंगे सर आप उस मुद्दे के बारे में? तो मैं बताना चाहूंगा, बेसिकली आप बात कर रहे हैं जो संकल्प भारत का निर्माण हुआ, हाँ, उसी जो तरुण सर और हाँ तरुण सर और टीम जो मनीष दुबे सर, जी हाँ, अभी हाल ही में मेरी तरुण सर से कांटेक्ट हुआ था। ही वाज मतलब अभी वो प्लान कर रहे थे कि वो पॉडकास्ट में आना चाहेंगे, इंटरेस्टेड थे, बट आई नो कुछ मेडिकल इश्यूज हुए तो ज्यादा पता लग पाता। बट जो मैं ऐसे समझ पाता हूँ वो ये है कि एज अ टीचर हमको कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप स्विच कर सकते हो, स्विच करना कोई दिक्कत नहीं है, सबकी राइट है। हाँ, पर मतलब पब्लिसाइज करना, उस चीज को पब्लिसाइज करना और ऐसे ये करना, आई डोंट नो क्या मजबूरी रही होगी, क्योंकि आजकल की जो जनता हो गई ना सर, वो टीचर कोई अगर स्विच कर रहा है तो उसको नॉर्मल नहीं लेती है, मतलब उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है कि वो नॉर्मल सी बात होनी चाहिए, बट उसको बहुत ही अब नॉर्मल तरीके से बच्चे जो है वो यस तो वो एक चीज है, मे बी उस वजह से उनको बोलना पड़ा हो। बाकी तो अगर तरुण सर मतलब जल्दी आएंगे तो वो ज्यादा क्लैरिटी से उनसे क्लैरिटी मिल जाएगी, मैं वो क्लिप देख लूंगा। मैं शेयर कर दूंगा। सर एक जो मतलब अमन दत्तरवाल की बात हो रही, तो मैं थोड़ा सा पहले वो वाला एक पॉइंट ले लेता हूँ कि और ना मुझे मजा आ रहा है, अभी हम थोड़ा एटेक खुल के हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, खुल भी गए। जी हाँ, तो मैं दिल्ली गया था लास्ट टाइम, तो मैं ना अमन भाई से मिला था वहां पे, और उनको सामने मिलके ना एग्जैक्टली वही फील आया जो हम वीडियो में कई बार मैं जब उनके सेशंस देखता हूँ तो लगता है कि वो ना एक अलग ही ऑरा कैरी करते हैं। मतलब वो पर्सन से आप सामने मिलोगे ना तो वो ऑरा एकदम महसूस होता है, अमन दत्तरवाल का है वो चीज। तो और बहुत ही हम्बल, बहुत ही ऐसे लगेगा ना यार बहुत ऑनेस्ट है, मतलब वो तो है। तो उनके साथ जो चीज पास्ट में हुई, जो बीच में उनके साथ जो देखा किस्सा हुआ जो आपको पता होगा, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? अरे आपने मुझ पे डाल दिया यार। बहुत ही स्मार्टली आपने मेरे क्वेश्चन के आंसर को आपने घुमाया था। मैं घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ओपनली बात करता हूँ सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने वो चीज़ देखा बड़ी तकलीफ हुई थी सर, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि कोई बंदा अगर बहुत बेसिक से स्टार्ट करता है और ये चीज़ होता है, अब मुझे भी नहीं पता व्हाट इज़ द रियलिटी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट हैं। मुझसे फ़ोन पे बात हुई है उनके मैं भी कभी कभी उनसे बात कर लेता हूँ, हमारी कैजुअली बात हो जाती है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में ज़रूर होती है। और मैंने उनको कॉल भी किया था,
और तो ये चीज जब ये उनके साथ हुआ ना, तो सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बड़ा दुख हुआ था सर। और कहीं ना कहीं एक टाइम के लिए लगा कि यार पूरी बात सही है, ठीक है। उसके बाद जब इस तरफ से सर का वीडियो आता है ना, तो वो मैं कंफ्यूज सा था, क्योंकि सर के उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें माइक का कुछ प्रॉब्लम था, जो सर की तरफ से रिस्पॉन्स आया था, अलग सर की तरफ से रिस्पॉन्स आया था, माइक कुछ खराब था, वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा थी। फिर सर ने भी यहाँ से दिखाया कि मेरा लास्ट रिप्लाई है, ये देखो ऐसा 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 है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा एस्टेब्लिश थे, दोनों की ही पहले बातें होती थी। मुझे याद है शुरू में अमन ने पॉडकास्ट स्टार्ट करा था, तो मे भी शायद उनका पहला पॉडकास्ट अलग सर के साथ ही था। तो अगर कहीं ना कहीं दोनों जन इस पिच पर थे कि एक दूसरे को जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो बात कर लेना चाहिए था। वो वीडियोस की जरूरत ना यहाँ से थी ना वहां से थी। अगर एक दूसरे को आप जानते हो तो, जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं पर्सनली उनसे नहीं मिला था, और मैं टीचर्स डे के दिन मेरे से वो भड़ास निकली थी, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं किसी को गलत साबित करूं। जो सच था वो था, क्योंकि टीचर्स के लिए खड़ा होना किसी को तो चाहिए ही था। उस एडटेक की वीडियो के बाद आप देखिए बहुत जबरदस्त चेंज आया। मैं बड़ा खुश होता हूँ, आज भी वहाँ के टीचर्स का कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे फोन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि वीडियो की जरूरत नहीं थी, एक लेवल पर आकर के सॉर्ट आउट कर लेते तो ज्यादा सही रहता। बट अगर कुछ गलत हुआ है तो जो गलत है वो गलत है, चाहे इस एंड से हुआ हो चाहे उस एंड से हुआ, बट जो गलत है वो गलत सही बात है, नहीं होना। इसमें सर वही है कि हमको मतलब इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना है, पर मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि दोनों पर्सन अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अमन धत्रवाल ने जो बात रखनी चाहिए होगी बिहाइंड द कैमरा वो शायद उन तक नहीं पहुंची हो, ये भी हो सकता है। सर वो हो सकता होगा कि मे बी ही वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट, बट क्योंकि फिर वही जैसे मेरे साथ हुआ होगा, मैं तो खैर अपने आप को नहीं मानता कि मैं उस लेवल पर पहुंच गया हूँ, बच्चों का प्यार है ठीक है, लेकिन वही मुझे भी केस लग रहा होगा कि मे बी शायद सर बिजी रहे होंगे। हो सकता है क्योंकि मैं जब वी आर नो वन, हम यहाँ पर हम दोनों, मैं क्लियर करना चाहूंगा, संजीव सर की तरफ से भी सर भी क्लियर कर देंगे, हम कोई किसी को जज नहीं कर रहे यार, इट्स अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, भाइयों के बीच की बात है। सो प्लीज जितनी भी जनता यहाँ देख रही है इसे प्लीज खींचिएगा। मैं जब भी मैं किसी का नाम लेता हूँ तो हमेशा ड्यू रिस्पेक्ट से होता है, मतलब हमेशा, चाहे वो अमन दत्तरवाल हो या अलग पांडे हो। बिल्कुल सर, अलग पांडे मैंने मेरे वीडियोस में भी हमेशा कहा ह्यूज रिस्पेक्ट। वॉल्टर लुइन सर के साथ जो वीडियो गई थी, मैं लाइव जाकर के सर को कांग्रेचुलेट किया था। करेक्ट। मैंने उस टाइम पे वो वीडियो जब आई थी ना, तो वीडियो को शेयर करके अमन मतलब अलग सर को ही शेयर करके मैंने बोला था वाह, मतलब मेरी जब बात हुई तो वॉल्टर वो निकल जाता है। एज अ टीचर खुशी मिलती है कि यार चलो एजुकेशन में एक बंदा इस तरीके से लेकर के जा रहा है, रेवोल्यूशन है, दैट्स अमेजिंग सर। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा ना वहां से बाहर आते हैं और अब चलते हैं हम आपका जो आखिरी एक्सपीरियंस था एज अ को फाउंडर, मतलब आपका मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले का ही है जी। तो आप एक पर्सन के साथ मिले, आपको बहुत अच्छा वाइब शुरू में महसूस हुआ और आप लोगों ने मिलके कंपनी स्थापित करी। Correct. और उसके बाद काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे सुनने में आया कि जो सही नहीं हुआ, तो व्हाट वाज दैट? अब पूरी तरह से बात मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन तकलीफ इतनी ज्यादा है उस चीज से। हाँ कोई नहीं, मैं शेयर जरूर करूंगा सर। बड़ा सर वो डिप्रेशन वाला दौर था मेरे लिए, मतलब कि यहाँ सब कुछ मेरे शहर में, मेरा स्टूडियो, मेरा नया घर बन रहा है, सब कुछ सेट है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, जॉब भी बहुत अच्छी जगह पर मैं कर रहा हूँ, मतलब एक एडटेक से निकल के दूसरे एडटेक पर मैं हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है, चैनल को लीड कर रहा हूँ, अपने चैनल पे भी काम कर रहा हूँ। एंड सडनली समवन हु वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इनिशियली, अभी भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हुई सर बहुत गलत हुई। क्योंकि कॉल आता है उनका, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अपने आप को कहते भी हैं, जनता भी उन्हें मानती है, समझती है, उनके हार्डवर्क के लिए तो अभी मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उनका हार्डवर्क मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का है, ही हैज़ डन ऑन अ नेक्स्ट लेवल, कि मतलब टीचिंग करियर से सडनली अपने आप को एक मोटिवेशन। पर मैं इसमें वही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो बात मैं चाहता भी हूँ कि आप जो बोलो, शायद हो सकता है कि आपकी दिल की बात जो उनके तक पहुंचे और जिससे कुछ अगर ऐसा कुछ हो ऊपर नीचे तो वो क्लियर हो जाए। श्योर सर, बिल्कुल। नंबर हमारे पास आज भी है, चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले बंदे बात करने के बजाय कुछ और ही करता है। तो अच्छा। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहूंगा यहाँ पर कि कुछ ऐसा निकले, क्योंकि बीच में उनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया जो उन्हें लगा कि शायद मैंने करा है, बट आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट।
है ना, एक टीवी शो है जहाँ आप शार्क टैंक की बात कर रहे हो? हाँ, शार्क टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ वो जाते हैं। अब सर मेरा लिंक शार्क टैंक के साथ क्या है बताइए आप। शार्क टैंक में जो कुछ भी हुआ और जिसके साथ भी हुआ, उसमें एक रहती हैं, एक लिंक्डइन की काफ़ी बड़ी क्रिएटर हैं, उनका वीडियो जो है उनके बिना परमिशन के जो है वो शार्क टैंक में जाता है। अब उनका जो है वहाँ से कुछ लोगों ने बहुत विवादित बयान देना शुरू कर दिया कि बड़े यूट्यूबर का होना मतलब ये नहीं होता कि आप ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे ऐसा वैसा। तो सर मैं तो उस कंपनी का हिस्सा था ही नहीं जब ये चीज़ें टीवी पर पॉडकास्ट हुई हैं या जब ये इनका शूट हुआ है। और शुरुआत में ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब एज अ को फाउंडर मैं उनके साथ था, उनका ही ये थॉट था, उनका ही सब कुछ था। उन्होंने ही मुझे कॉल करके मेरे शहर से मुझे वहाँ बुलाया, मेरा यहाँ नया घर बन रहा है, मैंने उनको बोला, मैं उनको भैया बोलता था प्यार से, कहता था भैया अभी घर बन रहा है, बन जाने दीजिए, और मेरे पापा को प्रॉब्लम है सर, उनका बहुत पहले एक एक्सीडेंट हो चुका, मेजर एक्सीडेंट, तब से वो घर पे ही रहते हैं, उनका पूरा देखभाल सब कुछ मैं मम्मी सब करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा कुछ भी होगा, मुझे प्यार से बाबा कहते थे, बाबा कुछ भी होगा तो तू सूरत आते जाते रहना, बट आजा, बहुत बड़ी चीज़ है, हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ करेंगे। सर ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, सब लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी स्टूडेंट के लिए कुछ बात आती है ना, हम जैसे टीचर्स ना यार दिल से इतना काम कर चुके हैं ना, आंख बंद करके कुछ रियलिटी चेक करते ही नहीं है, सीधा चल पड़ते हैं। मैंने भी बुढ़िया बिस्तर बनाया, बांधा सब कुछ, नई नई शादी हुई थी, वाइफ को ही बोला चलो यार एक्सप्लोर करते हैं, एंड स्टूडेंट्स की बात है तो उनके लिए कुछ करते हैं, स्किल सिखाने की बात थी। तो बैंगलोर में सर, बैंगलोर बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, वो सब कुछ मैं ही बियर कर रहा हूँ। शुरू के 3 महीने 4 महीने तक चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, बट सडनली जब आपको पता चलता है ना कि आप जिसे अपना सब कुछ मान रहे हो, सब कुछ मतलब आप जिसके लिए अपना शहर छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ करके आप आ गए हो, और वो बंदा आपके पीठ पीछे कुछ और ही चीज़ कर रहा है, तो सर बड़ा तकलीफ होता है। और तब तक मेरे से सर मेरा सब कुछ छिन चुका है, मेरी जॉब जा चुकी है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें भी मुझे कुछ इनकम नहीं है और आगे की कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो जब आपके साथ ऐसा होता है ना, तब आप अपना कॉन्फिडेंस भी खो देते हो। मुझे याद है मैं उनसे बात तक नहीं कर पाता था, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं जब जाता था वो मुझे पूरी तरह से डाइवर्ट करके ऐसा भेजते थे कि सब ठीक हो जाएगा, पड़ा रहे तो चुपचाप यहाँ शांति से, और मैं रोता था, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स तक को भी शेयर नहीं कर पाता था कि मेरे साथ ये हुआ है। सर बड़ा डरावना समय था, 8 महीना वो मैंने बिताया, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल था इसमें, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने उन्हें खुल के बोला कि यार ये हो गया है, इतने पैसे थे सब जा चुके हैं, मैं कैसे निकालूं मुझे नहीं पता, मैं अब कंपनी का को फाउंडर भी नहीं हूँ, मुझसे रिजाइन करवा दिया गया है। फिर उसके बाद हमने एक स्टेप लिया कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना मैंने तब शुरू किया था, वहीं से थोड़ा मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ था। और फिर मैंने फाइट बैक किया कि भाई तुमको जो करना है आप करो, मैं इस माहौल में नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ अपने शहर। मैंने जो घर वहाँ पर रेंट पे लिया था सर, वो सब क्लियर किया और वापस अपने ही गाड़ी में बैठ करके सीधा ड्राइव करते हुए सूरत आ गया। चैप्टर वहीं पे क्लोज। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सिग्नेचर भी मुझसे करवा दिए हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। बट सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि अगर किसी ने मेरा फेस वैल्यू देख करके आपकी कंपनी में कुछ एक्स अमाउंट डाला है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बंदे को ये बोलो कि सचिन को मैंने निकाला है या सचिन यहां से जा चुका है। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल एवरीवन कि मैं क्यों निकाला गया हूं, मेरे साथ क्या हुआ। कल को तुम इसी में बोल दोगे कि ये सबको कहानियां बता रहा है। और इन्होंने यही चीज किया, क्योंकि लोग मुझसे बहुत कनेक्ट हो गए थे सर। तब मुझसे पूछते थे कि यार कॉन्कर में आगे का क्या है, मैंने इतना रुपया लगाया है, इसका कितना % रिटर्न मिलेगा। सर अब मैं छोड़ के आ चुका हूं, मैं क्या जवाब दूं। तो एक टीचर है, उनका नाम नहीं लूंगा सर, उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उन्होंने भी मेरी तरह ही हैविली इन्वेस्ट कर दिया था, बहुत ज्यादा अमाउंट डाल दिया था। अब आज के डेट में क्या है मुझे नहीं पता, बट सर मैं जानता हूं टीचर को। हाँ सर, बट नाम नहीं लेते क्योंकि डर जाएंगे बेचारे जी, है ना। तो सर ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी। अगस्त 2022 में मेरा सिग्नेचर हो चुका है, मैं अपने शहर आ चुका हूं, और मैंने उनको बहुत अच्छे से फोन पे भी बोला, उनको हक भी किया है कोर्ट के सामने, कोर्ट के बाहर। मेरी वाइफ ने भी उनको बोला है थैंक यू हमारे को वापस यहाँ से भेजने के लिए, हम जा रहे हैं, हमारे पैसे रिटर्न कर दो। सर मैंने जितना पैसा लगाया था उसका 1% भी मैंने चाहता तो सर मैं उसके सीधा ब्याज सहित उन पे केस कर सकता था, कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा था कि यार जो हुआ जीवन में हुआ, मैं निकलता हूँ इस झमेले से। हम वापस आते हैं और उसके बाद मेरे पे कॉल आने कंटिन्यू रहते हैं कि भाई
अभी क्या चल रहा है कंपनी में, अभी क्या है, तो सर मैं कब तक सहूंगा उस चीज को? कभी ना कभी तो मेरे अंदर से चीज निकलेगा ना कि यार मैं हिस्सा नहीं हूं, ही इज रिस्पॉन्सिबल, आप उन्हें कॉल करो। तो जब उन्हें कॉल जाने लगे तब उन्होंने पता नहीं एक अलग ही कहानी बनाना शुरू कर दिया, कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं कि मैं पैसे लेके भाग गया हूं। या सर ये साक्षी है कि अगर सचिन उपाध्याय ने उनका 1 रुपया भी लिया ना तो खुल करके आए और बात करें मेरे से, फोन सामने ही है, फोन कर लें मुझे। ये वीडियो देखने के बाद मैं ओपनली उनको बोल रहा हूँ, उन्होंने सर बहुत घटिया हरकत की है। मैं चाहूं तो दुनिया के सामने सब कुछ बता सकता हूं, बट नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सच को आंच नहीं होती, सच अपने आप सामने आता है। और मेरा सर मानना है ना, कर्मा में बहुत जबरदस्त बिलीव करता हूं। याद रखिएगा, कर्मा आपके पीछे आएगा ही आएगा। अगर आपके साथ मैंने गलत किया है तो मेरा भोगना तय है, और मेरे साथ अगर आपने गलत किया है तो आपका भोगना तय है। मैंने किसी से आपके बारे में, उनके बारे में कुछ किसी को नहीं बोला। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे पैसे रिटर्न करो, भाई पैसे तुम लेके बैठे हो, तुम्हें रिटर्न करना है। मेरे जो नाम से इन्वेस्टर ने सर पैसे लगाए, ऑब्वियसली अब जैसे आप हैं, आपने मुझे देखकर पैसे लगा दिया कि यार अच्छी कंपनी है, ये लोग काफी अच्छा बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब अब मैं ही नहीं रहूंगा तो आप तो मुझसे पूछेंगे ही, तो मैं यही कहूंगा कि सर एक बार बात कर लो। मैंने उनको बकायदा, मुझे आज भी पता है सर, मैंने मैसेज किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं, मैंने उनको मैसेज किया क्लियरली कि भैया ये इनका बार बार कॉल आ रहा है, इनका पैसा रिटर्न कर दीजिए या इनसे बात कर लीजिए। अब हुआ क्या उसके बाद सर, सो कॉल्ड दुनिया में, हमारे देश में इतने लोग, ये वाला वो वाला, अगेन मैं फिजिक्स वाला सर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उसके अलावा बहुत सारे हैं, पानी पूरी वाली, चाय वाला, ये ठेके वाला, वो ठेका वाला, ऐसे ऐसे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, उन्हें कुछ और सपना दिखा दिए, वो कुछ अलग ड्रीम लेके चले गए, बस उस ड्रीम के चक्कर में सब कुछ खत्म हुआ। आज देखिए श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कर्मा रिपीट होता है। उस बंदे के साथ जिनके साथ ये जुड़े थे उसके साथ भी क्या हुआ और इनके साथ भी क्या हुआ। तो सर वो बड़ी बेकार मेमोरी थी। फिर उन्होंने फालतू का कुछ भी, जो ये शार्क टैंक में वीडियो बना, उसके बाद इन्होंने मेरे पे केस कर दिया। मैं ओपनली कभी बोला नहीं था, मैं चाहता तो सब कुछ बोल सकता था, बट नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों निकलते जा रहा है। उन्होंने मेरे पे केस किया है, मेरे पे फ्रॉड का केस डाला है, मुझे मेल आते रहते हैं उनके पता नहीं कैसे लॉयर्स के थ्रू, और मैं यहाँ से चुपचाप धैर्य धारण करके शांति से उनके हर चीज़ों का रिप्लाई कर रहा हूँ। सर मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ, उनका जो फालतू का ये केस वाला मैटर है, बैंगलोर के पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आता है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। सर जिस दिन फ़ोन आता है उसके रात को मेरे पिताजी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। ये सबसे बड़ा केस तो मैं ठोक सकता हूँ। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है कि मेरे पापा की स्थिति क्या है। आज भी उनकी एक साइड का बॉडी पैरालिसिस काम नहीं कर रहा है। अब मैं ये सब कुछ छोड़ के पिताजी को आपके उस बैंगलोर में झूठी दलीलों के लिए पहुंचूं? क्या कर रहे हो यार आप क्या कर रहे हो? सो मैं तो यही बोलूंगा, भगवान आपको सद्बुद्धि दे भैया। मैं आपको भी आज भी भैया ही कह रहा हूँ। समझिए चीजों को, समझिए कि आपके साथ कौन सही था कौन गलत है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इसके अलावा सर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, अदरवाइज बहुत इमोशनल हो जाऊंगा, बिकॉज वो दौर बहुत खतरनाक था। नहीं सर, समझ सकता हूं मैं। और इस कॉन्वर्सेशन का जो भी हम जितनी भी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, उसका यही मकसद है कि इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। बिल्कुल। और उसको, उसके थ्रू अगर कुछ सही हो सकता है, कोई फीलिंग्स आपकी तरफ पहुंच रही है, तो आप इस पे सोच सकते हैं। और बाकी बच्चों से भी यही चाहूंगा कि आप लोग कहीं भी जाके किसी भी तरह का कमेंट नहीं करें। प्लीज बेवजह के कमेंट्स ना करें बच्चा, ये बहुत ही पर्सनल है। और ये जो भी चीजें मैंने बोला बहुत दिल से बोला, कुछ इंटेंशन नहीं, क्योंकि अगर इंटेंशन कोई नाम और कुछ इस तरह से हम नहीं करना चाहते। अगर इंटेंशन होता तो इस चीज को बीते हुए 1 साल हो चुके हैं। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, वो भी आई होप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भगवान करे वो तरक्की करते रहे। अब कुछ नहीं है। उन्होंने जो केस वगैरह किया है, मैं उसके लिए भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच जो भी उन्होंने किया, जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। सब समय है, सब बीत जाएगा, धैर्य धारण करना होता है। सो प्लीज बच्चा इस चीज को बहुत खींचिएगा नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। सर मेरे को तो आज ऐसे फील है कि हम जो है वो क्या होता है टीवी पे आता है, हाँ, आपकी अदालत वाला। हाँ सर। और समय इतना बीत गया सर, पता भी नहीं चला, बात करते करते समय भी बीत गया, पता नहीं चला। लगभग हमारी मजा आ गया, 1 घंटे के ऊपर पता नहीं। हाँ, इतनी लेंथ की है, शायद इसको 2 पार्ट्स में, जो एक गदर 2IAS पॉडकास्ट के भी पार्ट 2 आने चाहिए। पार्ट 2 बनाना जरूरी हो जाएगा। तो जी आई थिंक सर हमने ये सब जो पर्सनल साइड है वो भी कवर कर लिया, जो हमारा फिजिक्स का एंगल था वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा आप बच्चों के लिए, जो भी बच्चे
हमारे एंड पे और जो भी बच्चे आपके एंड पे देख रहे होंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि YouTube बेसिकली ना अभी जिस तरीके से YouTube पे माहौल चल रहा है वो देख के सच में जब जो आपने बताया कि मतलब आज से 3 साल 4 साल पहले जो मजा आता था एज अ क्रिएटर, हाँ, तो वो दौर और अभी का दौर में थोड़ा सा मतलब लगता है यार, थोड़ा डिफरेंस लगता है। तो आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, दिल से ही बोलूंगा कि बच्चा लोग यार आप ना समझदार हो। आप जिस एज में हो 17 साल 18 साल की एज ऐसी होती है दैट यू अंडरस्टैंड कि हु इज डूइंग हार्ड वर्क एंड हु इज डूइंग जस्ट बकैती। तो समझो आप ना अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपने आप को ये जो इस तरीके की कॉन्वर्जेशन होती है वहां से जो चीज पॉजिटिव निकलती है वो लो, सीखो और एक अच्छा इंसान बनो। सिंपल है, आपको पता चल जाएगा। आप बहुत समझदार हो कि यार ये चैनल पर ना इसके प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, मुझे ये देखना है, मुझे ये पढ़ना है, उस पर टाइम स्पेंड करिए। ना कि ये कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है वहां जाकर के लिखें, इनको लिखें, उनके लिखें, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी थोड़े समय के बाद खत्म हो जानी है, सब खत्म हो जाएगा। समय की सबसे अच्छी बात होती है वो बीत जाता है, बट नुकसान आपका होगा अगर आप इनमें टाइम स्पेंड करोगे तो। सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि कहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़िए, अच्छे से अपना करियर बनाइए और एक बेहतरीन इंसान बनिए। डॉक्टर इंजीनियर बनिए कि नहीं बनिए वो बात की बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनिए। किसी के साथ गलत मत करिए लाइफ में, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपने आप को 100% आगे लेकर के जाइए, अपने स्किल पर काम करते जाइए, जरूर आप आगे बढ़ेंगे। That's it, क्या बात कही सर, एकदम आपने पूरा निचोड़ जो है बच्चों को बता दिया है और बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया है। और मैं चाहूंगा कि इसको एडिट ना किया जाए, पता नहीं कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। मुझे भी नहीं पता सर, बोलने को बोल तो दिया है बट पता नहीं इसके बाद और कौन से केसेस मेरे पे आने वाले हैं। बट मैंने यहाँ पर मुझे लगता है दिल से सारी बातें सिर्फ दिल से ही निकली है, कुछ गलत भी नहीं बोला है, जो सच्चाई है वो है। नहीं, इसलिए मैं बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ, बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन, अभी जब हमने शुरू किया पॉडकास्ट उसके हमने 10 मिनट पहले बात करना शुरू किया और हमने बस उसको उसी तरीके से पूछ रहा हूँ मैं, नेचुरली हो रहा है ये, कोई बात प्री प्लान नहीं है, तो इट इज दिल से निकली हुई बात ही है। प्लीज इसको खींचेगा नहीं, लिंगर ऑन नहीं करिएगा, सीखने को जो मिले उसे सीखिएगा। नहीं सर, हमारी जनता बहुत स्मार्ट है इसमें, तो वो बेसिकली ना कभी भी ना वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ाती, उनको पता है कि मुझे क्या लेना है इस वीडियो से। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बस उसी तरीके से। तो सर मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, पार्ट 2 के लिए मैं रेडी हूँ। चलिए सर, बाय बाय सर।